मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही थी अपनी। कल की क्लास में हमने कोलराउस के नियम के जो बचे हुए दो एप्लीकेशन और उनके एग्जांपल्स हैं। एक तो था सोल्यूबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, जिसमें AgCl, PdSO4, BaSO4 ये स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होते हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में वेरी लिस्ट अमाउंट में सोल्यूबल होते हैं। इनकी सोल्यूबिलिटी मोल पर लीटर में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ये कोलराउस के फोर्थ एप्लीकेशन में पढ़ी थी हमने। उसके बाद में फिफ्थ एप्लीकेशन में हमने वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है वो पढ़ा था। उसके बाद में कोलराउस नियम और उसके एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए पीछे वाली वीडियो तक। उसके बाद में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयनों का अभिगमन। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, यानी कि विद्युत अपघटे और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस होते हैं वो किस प्रकार से माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसमें आयनों के माइग्रेशन में हम कहेंगे कि यदि कोई विद्युत अपघटे का सॉल्यूशन है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या रहेगा, आपके केटाइंस और एनाइंस दोनों प्रकार के आयंस होंगे। जैसे कि हमने NaCl को विद्युत अपघटे मान लिया, तो इसमें इस NaCl के सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव केटाइन और Cl नेगेटिव एनाइन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। अब यदि हम इस इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में क्या लगा दें, दो इलेक्ट्रोड लगा के और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा। तो इसमें आएगा कि मान लीजिए ये तो क्या है, एनोड है, और ये मान लीजिए क्या है, कैथोड है। एनोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो आयंस होते हैं विद्युत अपघटे के, जब विद्युत अपघटे के सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट्स में इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड्स लगाकर हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत अपघटे के आयन अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं। यानी विद्युत अपघटे या इलेक्ट्रोलाइट्स के आयनों का अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होने लगता है, माइग्रेशन होने लगता है। तो इसमें Na पॉजिटिव केटाइन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने से अपोजिट चार्ज वाले इस एनोड पे चले जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, और Cl नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज है, तो अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड कैथोड पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जब किसी विद्युत अपघटे के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, दो इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत अपघटे के आयंस अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं, जाने लगते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं। इसी क्रिया को हम माइग्रेशन ऑफ आयंस या आयनों का अभिगमन कहते हैं। अब इसमें आएगा कि कुछ आयंस तो क्या करते हैं कि कुछ आयनों की स्पीड क्या होती है, माइग्रेट करने की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। ये डिपेंड किस पे करती है, उसके साइज पे डिपेंड करती है। जिस आयन की साइज ज़्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी, यानी साइज है वो स्पीड के क्या रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो जिस आयन की साइज छोटी होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। अब हम इसमें पढ़ते हैं आयनों की विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे जाने की जो क्रिया होती है, उसमें किसी उसको आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन 1 नंबर में है, तो उसमें माइग्रेशन ऑफ आयनों का अभिगमन। तो विद्युत अपघटे के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटे के आयंस अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं। इसी क्रिया को माइग्रेशन ऑफ आयंस या आयनों का अभिगमन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, ये साइज और स्पीड एक दूसरे को रिलेट करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता और उसका एक एग्जाम्पल। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, इसी में है माइग्रेशन ऑफ आयंस में रहेगा अपना आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक गतिशीलता। आयनिक मोबिलिटी यानी आयनिक गतिशीलता। हिंदी में हम इसको बोल देंगे आयनिक गतिशीलता। अब आती है बात इसकी डेफिनेशन की। तो आयनिक गतिशीलता किसे हम कहेंगे हम, तो इसमें आएगा आयनिक गतिशीलता किसी आयन की होगी।
आयन के ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता लगानी है। क्या लगानी है आपको? पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वैल्यू भी फिक्स होगी इसकी, और आयन के ऊपर लगाया गया है। तो किसी आयन के द्वारा 1 वोल्ट पर मीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट का लगाया हुआ है उस आयन के ऊपर। तो इस इतने पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रभाव में एक आयन है वो 1 सेकेंड में जितनी दूरी या जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है मीटर में या सेंटीमीटर में आए, तो उसे उस आयन की आयनिक मोबिलिटी कहा जाता है। तो किसी आयन के द्वारा 1 सेकेंड में 1 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता के प्रभाव में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, वो उसकी आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता कहलाती है। तो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे हम इसकी? तो इसमें लिखेंगे हम ये एक आयन के द्वारा 1 वोल्ट पर मीटर के विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रभाव में 1 सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस या तय की गई दूरी को उस आयन की आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता कहा जाता है। आगे समझ में? तो किसी आयन के द्वारा 1 वोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता उसके ऊपर लगी हुई है, उसके प्रभाव में वो आयन 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को उस आयन की आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता कहा जाता है। अब आता है इसको शो किससे करते हैं? तो आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता को म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जब यदि इसका हम फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूले में क्या आएगा? स्पीड ऑफ आयन। स्पीड ऑफ आयन कितनी दूरी तय करेगा? तो यहाँ आएगी निकल के फॉर्मूले में स्पीड ऑफ आयन मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, वो तो होगी स्पीड ऑफ आयन डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता वोल्ट पर मीटर में। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला कटने के बाद में क्या आएगा? मीटर, उसके नीचे सेकेंड है, ये ऊपर जाके क्या आएगा? मीटर अपॉन में ये आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मीटर 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 स्क्वायर, वोल्ट ऊपर जाके इनवर्स में आएगा, सेकेंड इनवर्स में। ये हो जाएगी आयनिक गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी की यूनिट्स। आगे फॉर्मूले से यूनिट निकाले, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एम ऊपर लिखा जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर, और ये सेकेंड और ये वोल्ट। ये रहेगी आपकी आयनिक गतिशीलता। ये हो जाएगी इसके अंदर आयनिक मोबिलिटी, स्पीड ऑफ आयन अपॉन में पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब स्पीड ऑफ आयन का तो अपने को पता है, लेकिन अपने को क्या देखना है इसमें? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये देखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा, स्पीड ऑफ आयन अपॉन में पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इनके यूनिट्स रहेंगी। अब देखेंगे इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हम आयनिक गतिशीलता है इसका क्या करेंगे? एक एग्जांपल करेंगे। से पहले हम देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? विभव का अंतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। यानी जो दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, कैथोड और एनोड, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोडों का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड आपस में एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल में डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है विभव प्रवणता। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हम लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन two electrodes which are apart
फ्रॉम 1 मीटर या फिर 1 सेमी बोल दो सही, यानी कि वे दो इलेक्ट्रोड्स जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस डिस्टेंस पे जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उसमें आपको ये भी निकालना होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई मिलेगी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस दी हुई मिलेगी, उसी क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालनी है और उसी क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट से आपको आयनिक मोबिलिटी ज्ञात करनी है। देखें क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, देखें क्वेश्चन ये अपना कि 20 सेमी की डिस्टेंस पर रखे गए दो इलेक्ट्रोडों के ऊपर 12 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया गया। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का तनु विलयन रखने पर अमोनियम आयन 1 घंटे में 1.60 सेमी की डिस्टेंस तय करते हैं। अमोनियम आयन की आयनिक मोबिलिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आयनिक मोबिलिटी ज्ञात करनी है आपको, तो आयनिक मोबिलिटी ये मत देखना कि ये अमोनियम आयनों के इसकी है, सिर्फ आपको क्या ज्ञात करनी है, आयनिक मोबिलिटी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे अमोनियम आयन का ज्ञात करें चाहे क्लोराइड आयन का। इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से, अमोनियम आयनों की आयनिक मोबिलिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ आयन मीटर पर सेकेंड में, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना है आपको, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में दिया हुआ है। और नीचे आपको लिखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दोनों ही आपको खुद से ज्ञात कर देना, स्पीड ऑफ आयन दी हुई आपको और ना ही आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे सेंटीमीटर में है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस, तो सेंटीमीटर, यह आ जाएगा आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखें अपन निकालेंगे इसमें स्पीड ऑफ आयन, पहले देखें स्पीड ऑफ आयन, यूनिट क्या है स्पीड ऑफ आयन अमोनियम आयन की, यूनिट्स है यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस है या कितनी दूरी है वो तय करेगा। देखें इसके अंदर ये जो डिस्टेंस तय करेगा यहाँ पे वो रहेगी आपकी, इसने बोला है 1.60 सेमी की दूरी तय करेगा, कितने में, 1 आवर में। ठीक है, तो 1 घंटे में क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं, अपने को चाहिए सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इस प्रकार से लिख देंगे। ये तो हो जाएगी इसकी स्पीड ऑफ आयन, जिससे जो भी आपका आंसर आएगा इसको रख देंगे हम, और एक निकालेंगे हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी खुद से ज्ञात करना है आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हम करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कितना पोटेंशियल लगाया इसने, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का, और दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो 20 सेमी की डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अब इन दोनों को इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूले में रखने के बाद में ऊपर रखेंगे स्पीड ऑफ आयन 1.60 सेमी अपॉन में 1 इंटू 60 सेकेंड, और उसके नीचे ये तो है स्पीड ऑफ आयन, नीचे लिखेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसके नीचे आ जाएगा ये 20 सेमी। सोल्व करेंगे तो इसको हम उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा 20 सेमी ऊपर आ जाएगा, और 12 वोल्ट है इसका यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे, देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आएगा, ये बन गया इस प्रकार से। अब इसमें सबसे पहले इसकी यूनिट्स लिख लो, सेमी, सेमी से बन जाएगी सेमी स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे, देखें ये वाला पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे हम, यहाँ पे लगा दो, चाहिए 100 लगा देंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, यहाँ पे एक बच गया 16 सॉरी, और यहाँ पे बच जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, इस प्रकार से ये अपना बच जाएगा। लास्ट में इसको काटने के बाद में अपने आंसर आएगा, इसमें 7.46 इंटू 7.46 इंटू 10 की पावर -4 सेमी स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आगे यहाँ पे अमोनियम आयनों की आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता। ठीक है,
ये देखा क्वेश्चन, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, स्पीड ऑफ आयन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और थर्ड इसमें आयनिक मोबिलिटी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तीनों ही आगे हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, बीएससी की बुक्स का। उसके बाद में हम इसमें एक दो बातें हो रहे वो देखें कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो एक तो होता है अक्वस सॉल्यूशन और एक होता है गैसीय सॉल्यूशन। गैसीय सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूशन ऐसे नाम देते हैं, बाकी वो गैसीय स्टेट ही होती है। तो गैसियस स्टेट है उसकी कंपेरिजन में अक्वस स्टेट में आयंस की, गैसियस स्टेट में भी आयंस होते हैं और अक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें भी आयंस होते हैं, लेकिन गैसियस स्टेट में आयनों की जो मोबिलिटी होती है, गतिशीलता, वो अक्वस स्टेट के या जलीय विलयन अवस्था में जो आयंस होते हैं उनकी कंपेरिजन में क्या होती है, गैसीय वालों की अधिक होती है, अक्वस वालों की कम रहेगी। इसका कारण क्या रहेगा कि aqueous सॉल्यूशन में आयंस और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है। उस इंटरेक्शन के कारण से आयनों को मोबिलिटी या गति करने के लिए जो फ्री पाथ होता है, मुक्त माध्य पथ होता है, वो बहुत कम मिल पाता है। इस कारण से आयनों की स्पीड कम हो जाती है। आयनों की स्पीड के कम हो जाने से आयनों की गतिशीलता या आयनिक मोबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। यही कारण होता है कि गैसियस स्टेट में आयनों की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि aqueous सॉल्यूशन में आयनों की आयनिक मोबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये माना जाता है कि उसके बाद में कि जो aqueous सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव आयन है, लिथियम पॉजिटिव आयन है, इन सभी आयनों का ये जब aqueous सॉल्यूशन में रहेंगे नहीं, इनके साथ में सोलवेंट के रूप में H2O होगा, तो वो H2O के रूप H2O जब इनके साथ में क्रिया करेगा, ये तो आयंस है और ये सोलवेंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रेटेड हो जाएंगे। हाइड्रेटेड होने का मतलब ये है कि जल के जो मॉलिक्यूल्स है वो इन आयनों के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लिथियम का साइज होता तो ये, लेकिन लिथियम क्या करेगा, लिथियम की आयनिक मोबिलिटी के लिए आता है कि यदि लिथियम गैसियस स्टेट में होता है तब तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, लेकिन यदि यही लिथियम aqueous स्टेट में होता है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसका कारण ये रहेगा कि जब लिथियम aqueous सॉल्यूशन बनाएगा तो इसके चारों तरफ क्या रहेंगे, H2O मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ जाते हैं। H2O मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे तो ये हाइड्रेटेड हो जाएगा। पहले तो इस फॉर्म में जुड़ेंगे, प्राइमरी लेवल है ये। उसके बाद में इन्हीं H2O मॉलिक्यूल से इंट्रेक्शन इन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इंट्रेक्शन होता है उसके द्वारा और H2O मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। अब लिथियम पॉजिटिव आयन का aqueous सॉल्यूशन में साइज देखो इतना बड़ा हो गया, वरना छोटा सा था, साइज बड़ा हो गया तो ये स्पीड भी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड है वो आयनिक मोबिलिटी क्या थी, समानुपाती थी। तो aqueous स्टेट में आते ही आयंस क्या होते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाते ही स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होते ही उनकी आयनिक मोबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कारण होता है कि aqueous स्टेट में आयंस हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी कम होती है, जबकि गैसियस स्टेट में आयंस हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। उसके बाद में आता है कि जो H पॉजिटिव आयंस होता है ना उसकी आयनिक मोबिलिटी है वो अदर आयंस से 50 टाइम्स क्या होती है, मोर देन 50 टाइम्स मोर देन अदर आयंस, यानी कि H पॉजिटिव आयनों की आयनिक गतिशीलता बाकी बचे हुए आयनों से 50 गुना अधिक बार अधिक होती है। किसके अलावा एक्सेप्ट होता है इसके अंदर OH नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की और H पॉजिटिव आयन वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन OH नेगेटिव आयंस के अलावा बाकी जितने भी आयंस हैं उन आयंस की कंपैरिजन में H पॉजिटिव आयन की आयनिक मोबिलिटी है वो 50 टाइम्स होती है, इतनी ज़्यादा अधिक है वो हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये थी इसमें बात। उसके बाद में आता है कि H पॉजिटिव आयन है वो अपने आकार इसका क्या होता है, छोटा होता है, इस कारण से, और ये aqueous सॉल्यूशन में किस फॉर्म में आता है, अब होता है कि जैसे लिथियम हाइड्रेटेड होगी इसकी साइज बढ़ती है, वैसे ही H पॉजिटिव आयन की भी साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये aqueous सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन किस फॉर्म में रहता है, तो ये देखिए इसमें कि H पॉजिटिव आयन है वो अपने aqueous सॉल्यूशन में किस फॉर्म में रहेगा, तो ये रहता है H3O, 3H3O डॉट में H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए इसमें, 9 तो यहाँ से हो गए, और साथ में ये कितने आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं,
H2 है, 6 और 3 9 तो हो गए हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने 3 और 1 4, और साथ में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि H पॉजिटिव आयंस जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में इस फॉर्म में रहता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछना था कि एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन किस फॉर्म में रहेगा, तो वो इस फॉर्म में रहता है, और इसको एक साथ में लिखें तो ये बनता है H9O4 पॉजिटिव, इस फॉर्म में रहता है ये H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, उसको समझाने के लिए ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म है वो दी गई है। ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म बताया कि जैसे H2O मॉलिक्यूल है, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज वाला है ये, ठीक है H3O पॉजिटिव, अब इसके साथ में ये आगे जुड़ा हुआ होता है अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, फिर ये उसके बाद में आगे चल के इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं ये, ठीक है। इस कारण से ये H पॉजिटिव आयंस होता है ना, इसका एक आयंस है वो आगे से आगे से आगे से आगे ऐसे एक बार इस H2 मॉलिक्यूल से जुड़ा है, इसको H3O बना दिया, फिर इससे हट करके आगे वाले पे चलेगा, इसको H3O पॉजिटिव बना दिया, फिर उससे आगे वाले पे चला जाएगा। इस कारण से H पॉजिटिव आयन है वो एक्वस स्टेट में भी इसकी आयनिक गतिशीलता है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये रहेगा इसके अंदर ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म से हम आयनों की मोबिलिटी को बता सकते हैं। एक और इसमें आता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मोबिलिटी पे, तो इसमें आएगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ में आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आयंस को ऊर्जा मिल जाएगी, आयनों को ऊर्जा मिल जाएगी, तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ते ही उनकी आयनिक मोबिलिटी अब इंक्रीज हो जाती है। तो हम लिखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आयंस की आयनिक मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इतना हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि आयनिक मोबिलिटी और आयनिक कंडक्टेंस, यानी आयनिक चालकता और आयनिक गतिशीलता में आपस में क्या रिलेशन होता है। अब आयनिक गतिशीलता का मोलर कंडक्टेंस के साथ में क्या रिलेशन है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट में अपना हो जाएगा रिलेशन इन बिटवीन आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी। देखें रिलेशन इन बिटवीन आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी, आयनिक गतिशीलता और आयनिक कंडक्टेंस में आपस में क्या रिलेशन होता है। अब आयनिक कंडक्टेंस भी दो प्रकार की होती है, एक तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस और एक इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस। इन दोनों का ही आयनिक मोबिलिटी के साथ में जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब आयनिक कंडक्टेंस वो टू टाइप्स की होती है, एक तो हो जाएगा इसके अंदर मोलर आयनिक कंडक्टेंस और एक हो जाएगी इसमें इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस। ये रहेगी हिंदी में आयनिक चालकता, दो प्रकार की, मोलर आयनिक चालकता और तुल्यांकी आयनिक चालकता। इन दोनों का क्या रिलेशन रहेगा आयनिक मोबिलिटी से वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि केटायन की तुल्यांकी ये केटायन की मोलर आयनिक चालकता है, ये किसके इक्वल रहेगी, उसी केटायन की आयनिक मोबिलिटी इनटू में एफ का मतलब है यहाँ पे फेराडे 96,500 कूलम पर मीटर मोल वाला है, इनटू में उसी केटायन का हमें क्या देखना है एक्स फैक्टर। और एक्स फैक्टर क्या होता है वो बताया हुआ है, एसिड के लिए बेसिसिटी ऑफ एसिड और बेस के लिए एसिडिटी ऑफ बेस, और इसके अलावा आयनों पे चार्ज है, केटायन का चार्ज है वो केटायन का एक्स फैक्टर, एनायन का जितना चार्ज है वो एनायन का एक्स फैक्टर। तो कोई भी जैसे अपने पास कॉम्प्लेक्स होगा तो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम क्या देखते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है उसे एक्स फैक्टर मान लेंगे, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है उसे भी हम एक्स फैक्टर है वो मान लेंगे। अब इसी प्रकार से हम मोलर आयनिक कंडक्टेंस एनायन की देख रहे हैं,
तो उसी एनायन की आयनिक मोबिलिटी इनटू में फेराडे इनटू में उसी एनायन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्ष फैक्टर हो जाएगा। दोनों को एक साथ में लिखे तो पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव की इनटू में फेराडे इनटू में अक्ष फैक्टर। ये होता है रिलेशन मोलर आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार से हम इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस है उसका भी हम सेम इसी प्रकार से चेक करेंगे। उसमें क्या आएगा कि ये यहाँ पे हमने हालांकि नाम नहीं लिखा, लेकिन ये मोलर कंडक्टेंस है कैटायंस एनायंस की, और ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो ये तुल्यांकी चालकता किसी कैटायंस की, तो उसकी कैटायन की तुल्यांकी चालकता है उसी कैटायन की आयनिक मोबिलिटी इनटू में फेराडे, इसके क्या रहेगी इक्वल। इसमें अक्ष फैक्टर है वो नहीं आएगा, अक्ष फैक्टर किस में आएगा, सिर्फ मोलर आयनिक कंडक्टेंस में आएगा। अब एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू उसी एनायन की आयनिक मोबिलिटी इनटू में फेराडे। एक साथ में लिखें तो लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू म्यू पॉजिटिव नेगेटिव इनटू में फेराडे। ये रहेगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी अपनी आयनिक मोबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट। उसके बाद में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे इसके अंदर ट्रांसपोर्ट नंबर, ये भी आयंस के होते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, जैसे आयनिक मोबिलिटी आयंस की इलेक्ट्रोलाइट्स के आयनों की, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नंबर भी इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस का रहेगा। कैटायंस एनायंस की आयनिक मोबिलिटी होती है, वैसे ही कैटायंस एनायंस का क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट नंबर रहेगा। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिगमनांक, अभिगमनांक। ये करेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।